वेलकम यू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए इवनिंग सेशन। जिस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th अर्थात की मैट्रिक एग्जाम की वो टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके लिए है मस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए फ्रेंड्स, इस सेशन में आप हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर चाहते हैं आप अपने एग्जाम में बेहतर करना तो ये चैनल आपको देगा कंप्लीट प्रिपरेशन, वो सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपके एग्जाम के लिए है बेहतरीन। इसलिए फ्रेंड्स, इस सेशन में कंटिन्यू आप हमारे साथ बने रहें एवं सभी टॉपिक्स को क्लियर करें। अगर किसी पॉइंट पे अगर डाउट हो, अगर किसी भी बुक से अगर कोई पॉइंट अगर आपको लगता हो कि आपके लिए डाउटफुल है तो उन डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप हमें कमेंट्स करें। मैं आपको अगले सेक्शन में अर्थात अगले क्लास में मैं आपकी सभी पॉइंट क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स, आज का जो सेशन स्पेशली है वह आपका तत्वों के वर्गीकरण के बारे में है, जिस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। पिछले क्लास में टॉप 7 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखा था, आज उसके आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए प्लीज आप हमारे सेशन में कंटिन्यू फॉर्म में बने रहे। अगर अब तक आपने बेल आइकन क्लिक नहीं किया हो तो प्लीज बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास लिंक नहीं मिल पाया, जिनके वजह से लाइव क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पाए। तो इसलिए अगर बेल आइकन क्लिक करते हैं तो जैसे क्लास स्टार्ट होगी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपके फोन पे चला जाएगा और जिस समय क्लास स्टार्ट होगी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसलिए प्लीज आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्विज का इवनिंग सेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल सीटेट गुरु कंपटीशन जोन। फ्रेंड्स, मैं हाजिर हूँ लेकर आप लोगों के लिए इवनिंग सेशन। जिस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग आज देखने वाले हैं स्पेशली आपके तत्वों के वर्गीकरण के बारे में और उसका ऑब्जेक्टिव क्विज। अर्थात कि फ्रेंड्स, आज का सेशन आपका स्पेशली ऑब्जेक्टिव क्विज पे आधारित है। पिछले क्लास में हमने फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 तक ऑब्जेक्टिव क्विज में देखा था। आज इसके बचे हुए 23 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, अर्थात कि केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 तत्वों के वर्गीकरण के ऑब्जेक्टिव क्विज को हम लोग देख रहे हैं, जो कि मैट्रिक एग्जाम के लिए 2020 के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, इसके बाद हम लोग सैम्पल पेपर की तरफ भी आपका देखेंगे, इसके बाद सैम्पल पेपर को हम लोग लेकर आएंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आप कंटिन्यू फॉर्म में हमारे साथ आप बने रहें। फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। लेकिन एक बात बता दो, ये जो रूल रेगुलेशन है आपका ऑब्जेक्टिव क्विज का, ये सभी स्टूडेंट को पता होगा कि आपको 10 सेकेंड्स के अंदर सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। जितना फास्ट आंसर देंगे उतना बेटर होगा। उसके बाद जब आपके क्वेश्चन सीरीज खत्म हो जाते हैं उसके बाद आप अपना मार्क्स मेंशन करेंगे और मार्क्स हमें बताएंगे कि आपका कितना मार्क्स आया है। उसके अकॉर्डिंग हम आगे की भी आपकी नाम क्या कहते हैं अनाउंस करेंगे कि किसने सबसे बेहतर मार्क्स किया है। अपने नेम के साथ अपने मार्क्स को भी जरूर बताएंगे। फ्रेंड्स, एक और बात बता दूं कि इवनिंग सेशन है और प्रतिदिन शाम को 6 बजे आता है। और फ्रेंड्स, अब तक कोई स्टूडेंट ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दिया कीजिए। आप लोग बेल आइकन बजाने से ये बेनिफिट होगी कि आपको जो भी आपका वीडियो जो भी क्लासेस आपकी लाइव सेशन में आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। क्या होता है कि कभी कभी लिंक आपके पास नहीं पहुंच पाता है, तो उस कंडीशन में आप कहते हैं कि क्लासेस है या फिर नहीं है। क्लासेस तो कंटिन्यू चलती है, बाय द वे हो सकती है किसी दिन क्लासेस मिस कर गई हो, लेकिन जनरली क्लासेस डेली होती है। तो इसलिए अगर आपके पास आपने अगर पहले से अगर बेल बटन क्लिक कर रखा है तो ऑब्वियसली सी बात है जितनी बार जब जब क्लासेस आपकी ऑन होगी, जब जब क्लासेस चलेंगी, उस कंडीशन में आपके पास नोटिफिकेशन जो होगा वो पहुँच जाया करेगा। इसलिए बेहतर होगा आप क्या कीजिए कि बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन का प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यूअसली मिलती रहेगी। आइए फ्रेंड्स, बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्विज। एक बार थम्स अप कीजिए कि आप लोग रेडी हैं, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज का ऑब्जेक्टिव क्विज का सेक्शन और फटाफट हम स्टार्ट करेंगे आज का ऑब्जेक्टिव क्विज। इसलिए फटाफट थम्स अप कीजिए, जल्दी कीजिए।
कि आप लोग रेडी है। थम्स अप मतलब कि रेडी, आप लिख भी सकते हैं कि आप रेडी हैं। अब हम लोग क्या करें, क्विज कॉन्टेस्ट को स्टार्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पिछले क्लास में आपसे चर्चा कर लिया था। अब देखना फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 से। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है जरा देखिए। कह रहा है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणुएं होती है। आपको बताना है एक ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुओं की टोटल संख्या कितनी होती है। जरा फास्ट कीजिएगा, फटाफट बताइएगा। और फ्रेंड्स इसके सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3। आपका ओजोन की अगर बात करें तो ओजोन का मतलब होता है O3, जो क्या करता है हमारे वायुमंडल में अर्थात कि हमारे पृथ्वी पर आने वाली जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो खतरनाक अल्ट्रा वायलेंट रेज है, रेड रेज अर्थात कि रक्त किरणें हैं, इस तरह से जितनी भी खतरनाक किरणें धरती पर आती है, जिनकी धरती पर आने की वजह से आपको स्किन कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी का भी सामना करना पड़ सकता है, उन सभी बीमारियों से हमें बचाता है। इन बीमारियों से बचाने का मतलब क्या है कि वह क्या करता है, उन किरणों को इस धरती पर आने से रोकता है। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब धरती पर आने से रोकेगा तो धरती पर नहीं आएगी तो हमें बीमारियां नहीं होगी। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्या, इसमें हमारी मदद करती है ओजोन। और ओजोन का जो सूत्र होता है वो होता है O3, ऑक्सीजन आप प्लस में आपका ऑक्सीजन का 3 मॉलिक्यूल आपका जो परमाणु एक साथ मिलता है तो ऑक्सीजन बनता है। इसमें अगर ऑक्सीजन के 2 परमाणु अवेलेबल हो तो उससे हम लोग ऑक्सीजन गैस का नाम देंगे। अगर एक परमाणु अगर हो ऑक्सीजन का तो उससे हम लोग नवजात ऑक्सीजन के नाम से जानेंगे। फ्रेंड्स किसी रूप में आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ पर ओजोन के रूप में आया तो O3, ऑक्सीजन गैस का आता है तो क्या होता है आपका ऑक्सीजन के 2 परमाणु अर्थात कि O2। अगर सिर्फ ऑक्सीजन का एक परमाणु पूछा जाए तो उससे हम लोग नवजात ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन किसी टाइप के भी आए, आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को अगर डाउट लगता है, अगर कोई प्रॉब्लम लगता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स कंटिन्यूसली करते रहे। लाइव चैट में हम आपके क्वेश्चन का जवाब कंटिन्यूसली देते रहेंगे। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं है, किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं है डाउट, चलिए वेरी गुड। अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को। क्या कहता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। 36 की बात कर रहा है, 36 कितने होते हैं फटाफट बताइए। फटाफट बताएंगे आप लोग 36 की संख्या कितनी होती है। और फ्रेंड्स इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका जो होगा वो सही जवाब होगा। वो क्यों होगा जरा गौर कीजिएगा। ये आपका अगर ऊर्ध्व होता, ऊपर से नीचे की तरफ होता है तो इसकी संख्या टोटल 18, 36 फॉर्म में जाइएगा तो टोटल संख्या कितनी 7 होती है। और प्रत्येक जो आपका आवर्त की 36 पंक्तियां होती है, वह प्रत्येक पंक्ति बताता है कि कितने उसमें सेल पाए जाएंगे। अर्थात कि अगर फर्स्ट पंक्ति की बात करें तो पहले में कितने होंगे सेलों की संख्या टोटल 1, दूसरे अगर पंक्ति की बात करें तो टोटल सेलों की संख्या कितनी होगी, टोटल सेलों की संख्या 2 होगी। ठीक है, अगर तीसरे पंक्ति की बात करें तो टोटल सेलों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। बात समझ में आ रही है। इसलिए टोटल 7 सेल वाली होती है, इसलिए आपका टोटल पंक्तियों की संख्या कितनी होती है 7 होती है। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है सब किसी को। और टोटल 18 जो होते हैं आपके ऊर्ध्व अर्थात कि सीधी लंबी खड़ी स्तंभ के रूप में पाई जाती है। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं, किसी को अगर डाउटफुल लग रहा है तो बोलिए। क्लियर है सब किसी को। चलिए फ्रेंड्स अगर क्लियर है तो देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, हीलियम कैसा तत्व है। फटाफट बताना है फ्रेंड्स, हीलियम कैसा तत्व है।
तो फ्रेंड्स बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है, और इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए होगा, अक्रिय गैस। आपको पता है कि हीलियम के जो बाहरी कक्षा है इनमें सिर्फ एक ही कक्षा होती है, पहली नंबर चीज, और एक ही कक्षा के अंदर आपके 2 सेल होते हैं, जिसके वजह से इनकी पूरी कक्षा पूरी हो जाती है। तो इसलिए क्या होता है फ्रेंड्स कि इसलिए यह अपनी जो क्रिया है वह किसी अन्य से नहीं कर पाती है, जिनके वजह से इसे अक्रिय गैस कहा जाता है। इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 भी आपका इनकी कक्षा जो है वह फुलफिल कर देता है। तो फ्रेंड्स बात करें तो ये अक्रिय गैस होने के पीछे रीजन ये भी है कि इनके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स ये अक्रिय गैस होने के पीछे रीजन है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इनके सेल को फुलफिल कर देता है। ऑब्वियसली सी बात है कि सेल अगर फुलफिल है तो ऑब्वियसली सी बात है कि ये रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन के लिए रीज़न होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं या तो आपका लेता है या फिर देता है, अर्थात कि या तो लॉस करेगा या फिर गेन करेगा, तो रिएक्शन की क्रिया होगी। और रिएक्शन की बात इसमें नहीं होगी जब पहले से इनका गैस पूरी तरह से फुलफिल है, इसलिए हीलियम को अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा जाता है। इनके श्रेणी की अगर आगे की बात करें तो इसमें आ जाएगा आपका हीलियम के बाद नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, क्लेड फ्रेंड्स, ये सभी आपके अक्रिय गैस की स्थिति में आते हैं। अगर बात आती क्रियाशील की बात, तो क्रियाशीलता की श्रेणी में सबसे आगे आता है आपका पोटेशियम। अगर क्रियाशीलता का क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन क्रियाशील है तो आंसर आपका आता है पोटेशियम, उसके बाद अगर आता है तो सोडियम, इस तरह से आपकी क्रियाशीलता में आता। और सक्रिय की बात की जाए तो सेम चीज़ है, क्रियाशीलता और सक्रिय। और लास्ट नंबर जो ऑप्शन कह रहा है ऑप्शन नंबर डी, उदासीन। उदासीन तो सभी आपकी जो एटम होती है उदासीन होती है, जितने भी आपके एटम होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं वो विद्युत उदासीन होते हैं। विद्युत उदासीन कहने का मतलब होता है कि उनमें जो चार्ज होता है वो निगेटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज होता है, और दोनों चार्ज हमेशा इक्वल होता है। कैसे इक्वल होता है जरा गौर कीजिएगा कि अगर सोडियम की बात करें हम लोग तो सोडियम में टोटल इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना होता है 11, और प्रोटॉन का नंबर कितना होता है 11। ओबियसली सी बात है 11 पॉजिटिव और 11 निगेटिव चार्ज, तो ओबियसली सी बात है कि इन पे चार्ज क्या होने वाला है, 0 चार्ज होगा। और जहाँ पे चार्ज 0 होगा वो भी उस समय आपका ना तो पॉजिटिव और ना ही निगेटिव शो करेगा, इसलिए वह आपका क्या होगा, वह न्यूट्रल कंडीशन में होगा, अर्थात कि उदासीन कंडीशन में होगा। इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन इसका सही बनता है, अर्थात कि अक्रिय गैस, अर्थात कि नोबल गैस, राइट। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो आप हमें लाइव चैट में कमेंट कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सब किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट्स कीजिए, लाइव चैट में बताइए कि डाउट है आपको। चलिए फ्रेंड्स अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हमारा आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, आवर्तों की संख्या बतानी है। वर्ग और आवर्त के बारे में हमने चर्चा किया था, फटाफट बताना है आपको कि टोटल आवर्तों की संख्या आवर्त सारणी में कितनी होती है। आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड का टाइम है, इस 10 सेकेंड के अंदर आपको करने आंसर, जो आपको लगता है सही जवाब आप कीजिए आंसर फटाफट, हम फिर बताएंगे इसका सही आंसर क्या होगा। सिर्फ 5 सेकेंड बचे हुए और आपके पास, जल्दी कीजिए फ्रेंड्स। और इसका सही आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि 7। आपका आवर्त की बात करने का मतलब है कि 36 रेखाएं, तो 36 रेखाएं कितनी थी टोटल, 7 थी। अगर वही वर्ग की बात होती तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है आपकी, 18 हो जाती, क्योंकि वो ऊर्ध्व रेखाएं हैं, अर्थात कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, इसलिए वहां पे क्वेश्चन का आंसर होता है आपका 18, लेकिन यहाँ पर आपका आंसर होगा 7, अर्थात कि 7। क्लियर है फ्रेंड्स, किसी को डाउट नहीं होगा क्वेश्चन नंबर 11 में। चलिए फ्रेंड्स अगर डाउट नहीं है तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने दिया था, फटाफट बताओ। त्रिक का नियम, जिनमें उन्होंने बताया था कि 3 आपके जो एटम होंगे, 3 आपके एलिमेंट जो होंगे
उनका आपका क्या किया जाएगा, पेयर बनाया जाएगा। एलिमेंट में क्या किया जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों के आपका औसत जो होगा वह बीच वाला एलिमेंट होगा। यह नियम किसने दिया था, आपको उसका नाम बताना है। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, हिंट्स के लिए इतना काफ़ी है, आपको बताना है त्रिक का नियम, अर्थात कि तीन तीन एलिमेंट का पेयर लगाकर किन्होंने अपना आवर्त सारणी तैयार किया था, आपको बताना है इसका सही आंसर। फटाफट कीजिए फ्रेंड्स, सिर्फ आपके पास 5 सेकेंड और बचे हुए हैं। 5 4 3 2 1 ओवर। फ्रेंड्स इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका क्या होने वाला है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आपका डोबेराइनर। ठीक है, डोबेराइनर ने क्या किया था, त्रिक का नियम दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाया था, जबकि मोजले द्वारा मेंडलीफ की आवर्त सारणी को और बेहतर किया गया था। और न्यूलैंड की अगर बात करें तो न्यूलैंड ने क्या दिया था, अष्टक नियम दिया था, अर्थात कि इन्होंने बताया था क्या कि कोई भी आपका अगर अरेंजमेंट करेंगे तो 8-8 का पेयर के फॉर्म में करेगा, पहला और 8वां का जो क्वालिटी होगा एक समान मैच करेगा। ठीक है, और अष्टक का नियम उन्होंने दिया था सारे गामा से। ठीक है, सारे गामा पानी सा। ठीक है, तो इसके आधार पे इन्होंने दिया था, तो ये हो गया न्यूलैंड का। और ये हो गया मेंडलीफ का आवर्त सारणी, आपका जो आधुनिक फॉर्म में है आपका मोजले ने इस पे थोड़ा सा और ज़्यादा क्या किया था, इसको और विस्तृत फॉर्म में दिया था। तो एक ही ऑप्शन बचता है आपका डोबेराइनर, जिन्होंने क्या दिया था, त्रिक। इन्होंने दिया था त्रिक का नियम, अर्थात कि 3-3 का पेयर का नियम। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं, किसी को डाउट लगता है अभी भी तो हमें कमेंट्स कर सकता है। चारों ऑप्शन आपने देख लिया, पहला आपका न्यूलैंड अर्थात कि अष्टक नियम हो जाएगा। आपका थर्ड मेंडलीफ, इन्होंने आपका आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, यानी कि आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाया था। मोजले ने इसको और ज़्यादा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका मोजले का हो गया, ये सभी का हमने देख लिया अब चारों का। यहाँ पे आपका सही आंसर एक ही बचता है आपका डोबेराइनर का, राइट। किसी को डाउट नहीं होगा, अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट्स कीजिए। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है या नहीं है, क्या लग रहा है इसमें डाउट या क्लियर है, पॉइंट फटाफट बताइए फ्रेंड्स। सभी को क्लियर है पॉइंट। चलिए फ्रेंड्स अगर क्लियर है तो देखते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है। आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की टोटल संख्या कितनी है, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या, अब बतानी है आवर्त सारणी में समूहों की संख्या। हिंट्स के लिए इतना काफी होगा, फटाफट कीजिए आंसर। इसके लिए 5 सेकेंड भी देना गवारा है, क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इजी नहीं, इजीएस्ट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स का सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। क्यों, क्योंकि ये कह रहा है आपका समूहों की बात है। समूहों का मतलब क्या, उर्दू फॉर्म में होगा जो, राइट। और आपका ये अगर होगा अगर लेफ्ट से आपका राइट की तरफ, अर्थात कि आपका 36 फॉर्म में होगा, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, आवर्त। याद रखिएगा फ्रेंड्स, समूह ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं की दाएं की तरफ जाएंगे तो वह कहलाएगा हमारा आवर्त। ठीक है, और ऊपर से नीचे की तरफ की बात करें ऊर्ध्व की रेखा की बात, तो टोटल कितनी होती है 18, अर्थात कि 80। इसलिए फ्रेंड्स का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आपका यहाँ पे 36 पूछता तो आंसर क्या होता आपका, ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कि 7। तो फ्रेंड्स तरह से क्लियर होगा कि अगर आपसे पूछा जाए आवर्त और समूहों की संख्या तो आसानी से बता सकते हैं। आवर्त का आंसर होगा 7, और जब जब समूह पूछा जाए तो आंसर होगा आपका 18, अर्थात कि 18। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं सब किसी को डाउट है तो बोलिए। किसी को डाउट नहीं है, चलिए फ्रेंड्स अगर डाउट नहीं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या कहता है वो देखिए। सल्फर परमाणु को 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। सल्फर परमाणु के 22वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, फटाफट आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए फ्रेंड्स।
और फ्रेंड्स का सही जवाब की अगर बात करें तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कि 6 जो होते हैं ये आपका 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है सल्फर के, ठीक है। 16 होता है, इसे हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। पहला नंबर चीज़ तो हम डायरेक्ट इसका अरेंजमेंट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू से, तो 2, 8 और 6 निकलेगा। तो 72 कक्षा में हमें क्या मिल जाएगा 6। एक केस है जो कि हम लोग पहले से अभी तक करते आ रहे हैं। लेकिन दूसरा तरीका है कि हम आवर्त सारणी को देखकर भी हम सल्फर का पता लगा सकते हैं कि उसके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। जरा सा देखिए, गौर कीजिए कि कैसे पता कर सकते हैं, उसके माध्यम से देखिए आप। देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आवर्त सारणी, और आवर्त सारणी में जरा सा देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे आप सल्फर तक पहुंच सकते हैं। तो इसके लिए पहले क्या करेंगे, आप सल्फर वाले लाइन को देखेंगे, ध्यान दीजिएगा जरा सा इस चीज को। ये रही आवर्त सल्फर की, ठीक है। सल्फर के आवर्त में अब जरा ध्यान कीजिए कि देखिए कि कितने तत्व हैं, ठीक है। तो तत्व कितने हो गए, और तत्व का अरेंजमेंट कैसे होता है। अरेंजमेंट होता है 1 से लेकर पहले कहाँ तक, 1 2 3 4 जाएगा, और फिर उसके बाद 3 2 1, राइट, उसके बाद 0, ऐसा ही अरेंजमेंट होता है। तो जरा देखिए, गौर कीजिए कि यह आपकी क्या होती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अर्थात कि रिएक्शन इस फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी संयोजकता की बात करें तो संयोजकता किस फॉर्म में होगी, 1 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस फॉर्म में जाएगी, यानी बाहरी कक्षा में। क्योंकि बाहरी कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस कंडीशन में जरा गौर कीजिएगा, पहला यहाँ पे सोडियम, पहला क्या फ्रेंड्स, सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2, ठीक है, एल्युमिनियम में 3, सिलिकॉन में 4, उसके बाद आपका फास्फोरस में 5, तो सल्फर में कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है। अर्थात कि शुरू से अगर देखेंगे हम लोग, अगर सोडियम वाले लाइन को देखें, सल्फर वाले लाइन को अगर देखने की आप कोशिश करें तो क्या मिलेगा आपको, 2 चीज़ें मिलेंगी आपको, ठीक है। क्या चीज़ मिलेगी, पहले नंबर चीज़ तो आपको देखना है कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो सोडियम से स्टार्ट हो रहा है, तो पहले स्टार्ट कहाँ से होगा, ऑब्वियसली सी बात है 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स जरा गौर कीजिएगा, इसमें क्या हो गया, तो इससे आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं कि देखेंगे क्या कि आवर्त सारणी को देखकर भी आप पता लगा सकते हैं कि इसमें टोटल बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर कितने होते हैं उसमें, उसको देख उसके हिसाब से देखिएगा, अब 72 कक्षा में निकल जाएगा। यहाँ पर क्या निकला, सल्फर में 6, अगर क्लोरीन में जाइएगा आप तो क्लोरीन में आपका 7 हो जाएगा, आर्गन में 8 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो इस फॉर्म में हम इसे निकाल सकते हैं। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं। और एक दूसरा तरीका जो हम लोग पहले जानते थे, वो तरीका हमारा क्या था कि हम इसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के थ्रू से निकाल सकते थे, 2 8 और उसके बाद 6, तो यहाँ पर निकल जाता था हमारा। तो ये 2 तरीका है, दोनों में से किसी तरीका का यूज कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली हमने आवर्त सारणी हम लोग पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बताया कि आवर्त सारणी के थ्रू से भी इसके बारे में कैसे पता लगाते हैं वो मैं आपको बताता चलूँ। क्लियर है फ्रेंड्स सब किसी को, कि आवर्त सारणी में देखना है कि कितने तत्व हैं, ठीक है, उस लाइन में, अर्थात कि उस आवर्त में कितने तत्व हैं, और उस आवर्त में जितने तत्व होंगे और उस जितने नंबर पे वह आपका तत्व आएगा, बस वही उसका क्या होगा, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे सोडियम पहले नंबर पे था, मैग्नीशियम दूसरे, एल्युमिनियम तीसरे, सिलिकॉन आपका चौथे, फास्फोरस 5वें। मतलब फास्फोरस 5वें स्थान पे, इसका मतलब क्या है कि फास्फोरस के 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी, 5। एल्युमिनियम तीसरे स्थान पे, बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 होंगे। मैग्नीशियम आपका दूसरे स्थान पर, इसलिए इनके बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है सबको। उसके बाद आप किसी में भी निकाल सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, किसी में भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे देखिए जर्कोनियम है, जेड है, राइट, ये कितने नंबर पे है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे नंबर पे है, तो इसके 72 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। किसी भी तत्व का अगर निकालना हो 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉन, तो सिर्फ आपको आवर्त सारणी में उसका नंबर देखना है कि किस आवर्त के कितने नंबर वर्ग में है। क्लियर है फ्रेंड्स, आसानी से कर सकते हैं आप। उससे भी और ज़्यादा ईजी है कि आप यहाँ पर देखिए, इसका नाम पढ़िए, ठीक है, उसके नाम ने आप देख लीजिए कि कौन सा उसमें समूह है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 10वां समूह है, तो इसका क्या होगा, इनके 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी,
8 अलग निकाल लीजिए तो कितने बचेंगे, सिर्फ 2 ही बचेंगे ना, 10 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको, क्लियर है? किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अगर डाउट होगा तो आप हमें कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे की क्वेश्चन के बारे में कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन था, आशा है क्लियर हो गया होगा। चलिए अगर क्लियर है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है फ्रेंड्स आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, उदग्र। ऐसे ऐसे वर्ड ही पूछे जाएंगे जो लगता होगा कि पता है लेकिन अब क्या लिखे आंसर ये नहीं समझ में आ रहा है। उदग्र वाले को किस नाम से जाना जाता है? और फ्रेंड्स इसके सही आंसर की बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उदग्र का मतलब हो गया कि आपका ये हो गया आपका उर्ध्व, ठीक है, और ये हो गया आपका क्या 36। इनके बीच में देखिए कितने बन रहे हैं आपके गैप, ये हमारा क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है सबको? आपका समूह और आवर्त के बीच का जो गैप भी बनेगा उसी को हम लोग किस नाम से जानेंगे, वर्ग के नाम से जानेंगे। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं, क्लियर है? चलिए अगर क्लियर है तो देखते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की बात। क्वेश्चन नंबर 16, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसके द्वारा किसकी प्रस्तुतिकरण है, अर्थात कि सबसे ज्यादा डिटेल में किसने प्रस्तुत किया था। अभी हमने चर्चा किया था थोड़ा सा, फटाफट बताइए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स के सही जवाब की अगर बात करें तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। हमने बताया था कि मेंडलीफ ने आधुनिक आवर्त सारणी बनाया था, लेकिन इसकी विख्यात इसके आगे किसने बढ़ाया, मोजले ने बढ़ाया। क्लियर है फ्रेंड्स, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है? किसी को डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होगा? किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बोलिए फ्रेंड्स। चलिए अगर डाउट नहीं तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है निम्नलिखित तत्वों में कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। बोलिए फ्रेंड्स। अधात्विक गुण हमने बताया था कि अधात्विक गुण कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा, क्यों घटेगा, क्यों बढ़ेगा, सभी रीजंस पे हमने चर्चा किया था आपसे। इसलिए फटाफट बताइए फ्रेंड्स इसका सही जवाब। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 17 है और इसका सही जवाब भी क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 17 परमाणु संख्या वाला पदार्थ ही होगा। और 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है। ऐसा क्यों होगा कि सबसे अधिक अधात्विक गुण होगा। 17 होने का मतलब है कि इनके पास प्रोटॉनों की संख्या भी 17 होगी, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन इसे बाहर से कितना चाहिए होगा, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, ठीक है। इनके पास टोटल सेल की संख्या की बात कीजिएगा अगर आप, तो इनके टोटल सेलों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन अगर वहीं पे अगर दूसरे जगह चलते हैं आप, सल्फर की अगर बात करते हैं तो सल्फर में भी 3 ही सेल होंगे, ठीक है। लेकिन इनके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी, ठीक है। अब 16 प्रोटॉन है लेकिन इसको बाहर से कितना खींचना है, 2 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। तो उस कंडीशन में 16 आपका मात्र प्रोटॉन है और खींचना 2 इलेक्ट्रॉन को है। और एक तरफ 17 आपका पावरफुल आदमी है और खींचना सिर्फ 1 आदमी को है। तो बताओ पावर किस में ज़्यादा लगेगी। ऑब्वियसली सी बात है कि क्लोरीन में ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि वहाँ पर आपका 17 है, 17 प्रोटॉन है और सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को खींच के लाना है। तो उस कंडीशन में आपका पावर जो होगा ज़्यादा जनरेट होगा, इसलिए वहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा और ज़्यादा आसानी से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जब ज़्यादा आपका बेहतर बेस से अट्रैक्ट कर सकते हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि ज़्यादा पावरफुल भी होंगे। इस कंडीशन में इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी अर्थात कि क्या होगा, क्लोरीन इसका सही जवाब होगा। बताओ फ्रेंड्स क्लियर है कि नहीं क्लियर है, क्लियर है। सल्फर आपने देखा नहीं है, अब उसके बाद अगर फास्फोरस पे जाइएगा तो और नीचे आ जाएगा।
फास्फोरस पे अगर जाइएगा तो फास्फोरस के पास सिर्फ 15 पावरफुल आदमी है। कितने पावरफुल है? 15। और इसको खींचना कितना है? 3 इलेक्ट्रॉन को खींचना है। बताओ फ्रेंड्स, यहाँ पे तो और ज़्यादा कम एनर्जी लगने वाली है। तो जहाँ पे आपका पावर प्रोटॉन का अधिक हो और आपका बाहर से खींचने का पावर कम हो तो उस कंडीशन में आपका पावर ज़्यादा लगेगा। जिस तरह से धात्विक गुण में जाइएगा तो आपका उल्टा हो जाता है। जैसे अंदर वाला पावर जितना कम रहेगा आसानी से वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को त्याग सकता है। और जब लेने वाला की बात होगी तो अंदर का पावर ज़्यादा चाहिए तब ना किसी को अपने तरफ अट्रैक्ट कीजिएगा। अगर किसी को देना है, कोई और अपने में से छीनता है अपने से, तो आपका पावर कमजोर होगा तब तो कोई छीन पाएगा अपने से। तो सोडियम के आपका परमाणु में 11 ही सिर्फ आपका प्रोटॉन होते बांधने वाला, तो उस कंडीशन में एक जो होता है आसानी से निकल जाता है। लेकिन मैग्नीशियम का देखिए, मैग्नीशियम में 2 होता है लेकिन 12 अंदर पकड़े रखता है, जिनकी वजह से ले जाने में खींचने में ज़्यादा तकलीफ होती है। इस कंडीशन में धीरे धीरे आपका जो होता है उसमें धात्विक गुण धीरे धीरे घटते जाता है, जबकि अधात्विक गुण धीरे धीरे आपका जितना प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें तो बताइए फटाफट। चलिए फ्रेंड्स, अगर डाउट नहीं है तो क्वेश्चन को 17 तक ही रहने देते हैं, क्योंकि लाइव सेशन में कुछ कम स्टूडेंट दिख रहे हैं और स्टूडेंट जब कम होते हैं तो थोड़ा सा मजा कम आता है। इसलिए फ्रेंड्स आज 17 तक ही रहने देते हैं। कल हो सकता है बाकी स्टूडेंट भी आ जाए, इसलिए बाकी जो क्वेश्चन है उसे हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आज के सेशन में अगर किसी को डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, बाकी हम अगले क्लास में इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। जो पॉइंट आपके लिए जरूरी है वह जानना भी जरूरी है, अदरवाइज एग्जाम में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। बताओ फ्रेंड्स, क्लियर है सब किसी को पॉइंट? चलिए, अगर क्लियर है तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। तब तक आप लोग अपने प्रिपरेशन पे कंप्लीटली फोकस रखिए। अगर किसी सब्जेक्ट में अगर फिर भी डाउट लगता हो आपको तो उस सब्जेक्ट का भी आप बताएं, आपका मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो, किसी सब्जेक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप हमें जरूर कमेंट्स करेंगे। आप बेहतर मार्क्स लाए हम यही चाहते हैं। आप पूरी सेशन में हमारे साथ बने रहें, इसके लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।